और एडीएम सर कृपया आए और ये मैंने स्टार्ट प्रांगण में दीप प्रज्वलन का कार्य संपादित करने की कृपा करें। दीप प्रज्वलन के गणमान्य अन्य अतिथि हमारे जनपद के अधिकारीगण परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए आज की इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन द्वारा कर रहे हैं और हम करतल ध्वनि से दीप प्रज्वलन के इस कार्यक्रम का अभिनंदन करते हैं। इस सौभाग्यशाली क्षणों का विटनेस बनने के लिए सूर्य की यह रश्मियां भी उभर आई हैं। यह मौसम का एक अच्छा सा सहयोग हमें मिल रहा है। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से अपने बुलंदी को छुएगा और हम अपने अब मैं निवेदन करता हूं अपने अतिथिगणों से कि कृपया ऊपर मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। राजेश वी मोदी सर, नीलम दीदी, अमित परमार जी और संजय पांडे जी, कृपया आप सभी आए और मंच पर मंचारूढ़ हो। ये हर 30 मिनट का लगा दूंगा। ठीक। मोबाइल चेक किए सर, रिप्लेस करिए सर। चलो हमारे मध्य एसडीएम सदर महोदय विद्यमान है। आपसे निवेदन है कि कृपया मंच पर आए। चल रहा है ना वो। परिसर में खड़े हुए समस्त महानुभावों से निवेदन है कि कृपया बैठें, तो थोड़ा कार्यक्रम और अच्छा अनुशासित और सुशोभित होगा। इस कार्यक्रम की भावपूर्ण शुरुआत के लिए यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। मैं निवेदन करूंगा हमारे समस्त मेहमान से कि सहकारिता गीत का गायन अभी किया जाएगा। जी सर, बताइए। उस अवधि में हम खड़े होकर के इस गीत के प्रति अपना सम्मान थोड़ा 10 प्रकट मिनट होने दो, क्योंकि मैं और अपलोड कर दूंगा उसमें। क्योंकि मेरा यहाँ से ना रिमोट कंट्रोल नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन। सहकारिता गीत की प्रस्तुति दी जाए। रिकॉर्ड कर करके रिकॉर्ड करके डाल एक्चुअली सर मैंने सहकारी सतरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदशक्ति प्रकटाने वाला, शांति सुधा बरसाने वाला। सहकारी सतरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, संस्कृति सुमति बढ़ाने वाला, जनगणतंत्र सुमंत्र हमारा। संस्कृति सुमति बढ़ाने वाला, जनगणतंत्र सुमंत्र हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा। प्रजातंत्र सुख देने वाला, पूंजीवाद हटाने वाला, समता न्याय बढ़ाने वाला, साम्य भाव का तन मन सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा।
थैंक यू, बैठें सर। अब हम सीडीओ सर से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री विनोद आनंद जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मान करें। मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत हो रहा है। इसी क्रम में संवीना जी को ये आगे क्यों खड़े रहते हैं? सम्मानित करने के लिए एडीएम महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारी गेस्ट लेक्चर संवीना जी और सीडीओ सर मुख्य अतिथि महोदय को शाल उड़ाकर सम्मानित कर रहे हैं। यह सम्मान स्वीकार करें महोदय। संवीना जी का भी एसडीएम महोदया शाल भेंट करते हुए उनका सम्मान कर रही हैं। अब श्री दिलीप कुमार जी का सम्मान कर रहे हैं सीडीओ सर, एडीओ सर, एडीएम सर, वीके सिंह सर का जी वीके सिंह जी का सम्मान कर रहे हैं हमारे एआरसीएस महोदय। श्री राजीव मोदी जी का, राजेश वी मोदी जी का सम्मान कर रहे हैं जिला सहकारी बैंक लखीमपुर के जनरल मैनेजर। वेलकम सर। और ब्रह्म कुमारी राजयोग संस्थान से पधारी हुई नीलम दीदी का सम्मान कर रहे हैं श्री शबल गुप्त जी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से। जिले के मुख्य विकास अधिकारी महोदय का स्वागत कर रहे हैं हमारे एआरसीएस महोदय। सीडीओ सर के लिए एआरसीएस महोदय प्लीज। हमारे एडीएम साहब का सम्मान कर रहे हैं पुष्पगुच्छ द्वारा एआरसीएस महोदय। ये गलत कर रहे हैं सर। हमारे मध्य उपस्थित एडीएम एसडीएम सदर महोदया का सम्मान कर रहे हैं एआरसीएस महोदय। ऑडियंस को देखना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। हमेशा कोई मंच में कोई प्रोग्राम होता है ना, ऑडियंस को 90% विजुअल देना चाहिए। वहाँ से आगे से बोलने का कोई मतलब नहीं है। उपस्थित सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो शासन दिवस के विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, आज के दिन इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता होगी ड्रोन जैसे नई तकनीकी का कृषि क्षेत्र में प्रयोग किस प्रकार से फलदायी हो सकता है, हमारी उत्पादकता में बढ़ावा दे सकता है, हमारी लागतों में कटौती कैसे कर सकता है, और किस प्रकार से अगर उस जनपद इस तकनीक का हमने इस जनपद में प्रयोग किया तो कृषि क्षेत्र में लखीमपुर जनपद किस प्रकार से तेजी से विकसित होकर अपना पूर्व में हासिल गौरव को बनाए रख सकता है। इस विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैं अपने सीडीओ सर से निवेदन करूंगा कि कृपया आज आप हम लोगों के मध्य भाव प्रदर्शन करें सर।
सहकारिता विभाग के तत्वावधान में आज जनपद लखीमपुर खीरी के जीआईसी प्रांगण में उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस अर्थात उत्तर प्रदेश दिवस के पावन अवसर पे इस कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विनोद आनंद जी, जो कि एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड कोऑपरेटिव फॉर इकोनॉमिक फोरम्स एंड मेंबर ऑफ हाई पावर कमेटी ऑन एमएसपी एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम आपका करतल ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। महोदय, हम आपकी विनम्रता के भी बहुत कायल हैं, आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के अपना बहुमूल्य समय दिया है। गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे आज हमारे बीच मिस समीना मैम हैं, समीना वर्मा, जो कि एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैं, जो कि इस कार्यक्रम में आपने भी अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके अलावा जो हमारी गेस्ट लिस्ट है, डिग्निटरीज हैं जो इस कार्यक्रम के, क्रमशः श्री अमित पवार जी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मेंबर ऑफ STCS, श्री दिलीप कुमार जी प्रिंसिपल साइंटिस्ट IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, डॉक्टर VK सिंह प्रिंसिपल साइंटिस्ट IISR, श्री राजेश V मोदी साइंटिस्ट IISR, श्री संजय कुमार पांडे जी साइंटिस्ट KVK कृषि विज्ञान केंद्र लखीमपुर खीरी, जो कि हमारे यहाँ है, मिस नीलम दीदी सीनियर राजयोग टीचर फ्रॉम ब्रह्मा कुमारी, श्री दीपक कुमार जी CBBO, और इसके अलावा हमारे बीच मंचासीन अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर, और इस कार्यक्रम को आहूत करने के लिए, इसको अच्छे ढंग से यहाँ पर करने के लिए हमारे नवागत AR कोऑपरेटिव श्री रजनीश प्रताप सिंह एक युवा अधिकारी हैं, और इनकी पूरी टीम, इंटायर टीम। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश दिवस को सजाने में, इस कार्यक्रम को पूरी तरह समग्र रूप से यहाँ आयोजित करने में हमारे जो अधिकारी कर्मचारी गण दिन रात एक करके अपना योगदान दिए हैं, उनको भी बहुत साधुवाद, उनका भी हार्दिक अभिवादन। जैसा कि हमारे संचालक महोदय ने एक संक्षिप्त रूपरेखा दी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री जी की प्रेरणा से, उनके इस सहकारिता क्षेत्र में किए गए नवोन्मेष और प्रयासों से आज इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है कि कैसे कृषि क्षेत्र, सहकारिता, इनमें तकनीकी और नवोन्मेष को समाहित करते हुए हम इसको कैसे नए आयाम दे सकते हैं। इसी विषय पर जो थीम है, इसी विषय पर ये एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारे जो वैज्ञानिक गण यहाँ पर हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, कुछ रिसोर्स पर्सन्स भी हैं, ये हमारे लिए, जनपद के लिए, सभी किसान भाइयों, सहकारिता से जुड़े हुए सभी सुधी जनों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। एक नई तकनीक, सहकारिता क्षेत्र में तकनीकी का नवोन्मेष, तकनीकी का प्रयोग, और इस प्रयोग से किसान भाइयों को होने वाले लाभ क्या क्या हो सकते हैं, इस संबंध में न केवल उन्हें सीखने का मौका मिलेगा, बल्कि हम लोग जो कि पूरी एक टीम की तरह इस जनपद में काम कर रहे हैं, हमें भी सीखने का एक सुअवसर मिला हुआ है। इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि वह इस कार्यक्रम को इस प्रकार से प्रसारित करेंगे कि हमारे सुदूर इस क्षेत्र में बैठे हुए प्रत्येक किसान भाई इससे एक लर्निंग लें और इसका लाभ अपने जीवन में भी उठाएं, अपने कृषि क्षेत्र में उठाएं। अभी आपने देखा होगा
उत्तर प्रदेश दिवस के तत्वावधान में आज दूसरा दिन है। हमारे स्कूल के प्रतिभावान जो छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं, इन्होंने बहुत ही विहंगम प्रस्तुति दिया है। हम सब करतल ध्वनि से एक बार उनके सम्मान में उनका स्वागत करें। उनके जो शिक्षक लोग आए हुए हैं, इस ठंड में बच्चे यहाँ तक आए और हमारे अतिथिगण के समक्ष उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी, बहुत ही उत्कृष्ट प्रस्तुति दी। इसके लिए भी हम उन्हें साधुवाद देते हैं, उनके टीचर्स को, उनके अभिभावकों को, और इस कार्यक्रम को मतलब अच्छे ढंग से गतिमान रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बीएसए साहब और डीपीआरओ साहब, ये सभी लोग और उनकी पूरी इंटायर टीम बहुत ही बधाई की पात्र है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत समय न लेते हुए, हम लोगों की बड़ी उत्सुकता है कि हम एक्सपर्ट को भी सुने, इस कार्यक्रम की डीप में जाएं। और मैं अपने आखिरी उसमें यही कहना चाहूँगा, ये कार्यक्रम, ये जो बड़ा दुर्लभ कार्यक्रम है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कम से कम मेरे अब तक के अनुभव में सहकारिता क्षेत्र में नवोन्मेष और तकनीकी के प्रयोग को सीखना और उसकी एक कार्यशाला देखने का मेरे समझ से मेरे साथ तो पहला अनुभव हुआ। ये मेरा पहला अनुभव है और मेरे लिए बहुत ही अविस्मरणीय है। इसके लिए मैं सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार और सहकारिता की इंटायर टीम को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की इंटायर टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आपने पूरे मनोयोग से इस कार्यक्रम को यहां इस अवसर पे, देखिए प्रासंगिकता, कोइंसिडेंस, उत्तर प्रदेश दिवस, ऐसे पावन दिवस पे आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभारी हूं। जिला प्रशासन की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Our chief guest lecturer sir, श्री विनोद आनंद सर, और गेस्ट लेक्चरर एंड जितने भी डिग्नेटरीज यहाँ मंचासीन हैं और सारे सक्षम अधिकारी को सार्ध अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अमित परमार है, बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और यहाँ पे सहकारिता दिवस का ये जो आयोजन है, बिना ज़्यादा समय लिए मैं कम शब्दों में बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव की तरफ से पहली बार एक ऐसा अनोखा प्रयोग हुआ है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक साथ ला करके, विज्ञान और तकनीकी को ला करके एसटीसीएस एक पहली कोऑपरेटिव ऐसी बनी है जो कि पूरे प्रदेश का पहला एक ऐसा कोऑपरेटिव है जो पहले ऐसे कभी भी बना नहीं था। तो उसके विषय में मैं अगर आपको बताऊं तो एसटीसीएस का जो विजन है कि किस तरीके से कलेक्टिव इंटेलेक्ट को यूज करके एआईआईटी और एनआईटी के लड़कों ने मिलकर बनाया, और उत्तर प्रदेश की एक ऐसी पहली कोऑपरेटिव है जिसमें सारे आईआईटी एनआईटी के लड़कों के इंटेलेक्ट को यूज करते हुए किस तरीके से डिजिटलाइजेशन का, डिजिटल तकनीक का यूज करते समय इनकी आय में वृद्धि की जाए, इस पे हम आपको कुछ एग्जांपल्स बताएंगे। हमारा मिशन है कि हम किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करके उनको एंटरप्रेन्योर उद्यमी बनाएं और उनके प्रॉब्लम्स को हम तकनीकी के माध्यम से सॉल्व कर पाएँ। एसटीसीएस के बारे में अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो हमारा टेक्नोलॉजी और कोऑपरेटिव सोसाइटी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 में रजिस्टर्ड हुआ है और ये उत्तर प्रदेश की, जैसे मैंने बताया कि यूनिक कोऑपरेटिव है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सोल्यूशन और मार्केटिंग ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करती है। हमारा जो प्राइमरी विजन है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्वालिटी और ट्रस्टेड कमिटेड हाई टेक लीडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटियों के साथ मिल करके एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करना है। हमने कोऑपरेटिव मूवमेंट कुछ रूरल अर्बन एरियाज में लोगों के साथ मिल करके टेक्निकल स्टेबिलिटी देते हुए हमने इसको प्रूफ किया है। हमारा जो बेस्ट पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जितने लड़के जुड़े हैं जिन्होंने इसको बनाया वो सारे आईआईटी एनआईटी से पास आउट हैं और इसमें काम कर रहे हैं। और हमारी जो सर्विसेज हम आपको दे सकते हैं आज के समय में, चाहे वो एफपीओ का गठन हो, चाहे एसएचजी हो, जो किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है वो पेपर वर्क होता है, उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम होते हैं, इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी का काम हो, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग का हो, चाहे टेक्निकल ट्रेनिंग देने की बात हो,
और इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात हो, हम इसमें आपकी मदद करते हैं। और इसमें जो सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा जो नोटेबल अचीवमेंट है कि इस कोऑपरेटिव का जब इनाग्रेशन हुआ तो हमारे ऑनरेबल कोऑपरेटिव मिनिस्टर JPS राठौर जी ने इसका इनाग्रेशन किया था। साथ में ही हमने बहुत सारे मीडिया में प्लेटफॉर्म पे इसकी अचीवमेंट्स के जिक्र हुए, कोऑपरेटिव मैगजीन में भी हमको जगह मिला। हमने ऑनरेबल CM माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे काम को अप्रिसिएट किया था। हमारा जो विज़न है कि हम किस तरीके से FPO को, जो आप जानते हैं चाहे वो सेल्फ प्रोमोटेड FPO होते हैं या तो किसी न किसी कोऑपरेटिव एक्ट से SSG से रजिस्टर्ड होते हैं, तो इसमें जितने भी रजिस्टर्ड FPOज हैं हम उनको इसमें हेल्प करते हैं। और लास्ट में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक छत के नीचे आपको तमाम प्रकार के रजिस्ट्रेशन, चाहे वो जेम पोर्टल पे हो, चाहे गुड एंड सर्विस टैक्स की बात हो, चाहे ISO सर्टिफिकेशन हो, चाहे IEC सर्टिफिकेशन हो, इन टर्म से किसान अवेयर नहीं होते। ऐसी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन आप पा सकते हैं। आज के समय में स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे MSME रजिस्ट्रेशन हो, उद्यम सर्टिफिकेशन हो, जेड सर्टिफिकेशन हो, टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट हो, फंडिंग हो, सीड फंड हो, निधि प्रयास योजना, MSME लोन, प्रोजेक्ट फाइनेंस, ग्रेडिंग लोन, डिजिटल मार्केटिंग, इन सारे पे हम आपको एक छत के नीचे सारा सल्यूशन देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किसान अगर आज के समय में हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, सहकारिता की तरफ से, चाहे वो PMFME स्कीम हो जिसमें आप फूड प्रोसेसिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, उसमें DPR बनाने की बात हो, या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से आपको मिनिमम 2 करोड़ रुपीज़ के प्रोजेक्ट सेटअप की बात हो, एग्री प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करने में मदद करता है। तो इन सारे चीज़ों में STCS उत्तर प्रदेश की पहली कोऑपरेटिव है जो आपको इसमें मदद कर सकती है। आज का जो ये सहकारिता विभाग की तरफ से आयोजन है, इसमें STCS के कोलैबोरेशन से आप यहाँ पे एरो मॉडलिंग ऑन रोड का डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे जिसमें हमारी अचीवमेंट्स हैं और हम इसमें कार्य कर रहे हैं। और लखीमपुर खीरी के लिए जहाँ तक ये बहुत बड़ी बात होगी कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट में, अभी हापुड़ में हमारा कोलैबोरेशन हुआ था, हमने वहाँ पे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के सारे तकनीकी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सलूशन देने का प्रयास किया है। और इस तरीके से हर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलकर के हमारा कोलैबोरेशन हो और हम आपको उसमें मदद कर सके, ऐसी हमारी आशाएं रहेंगी। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप लोगों को सादर धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं आमंत्रित करता हूं IISR के प्रिंसिपल साइंटिस्ट श्री दिलीप कुमार जी को, कृपया आएं और अपने विषय पर विचार प्रकट करें। सबसे डिफिकल्ट चीज़ है। नमस्कार। मंच पर आसीन अतिथि विशिष्टगण और सभागार में उपस्थित हमारे सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण और किसान बंधु, मेरा नाम दिलीप कुमार शर्मा है और मैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में प्रधान वैज्ञानिक के पद पे कार्यरत हूँ और विगत 23 वर्षों से मैं गुड़ के शोध में काम कर रहा हूँ। आपका लखीमपुर खीरी एक जनपद एक उत्पाद में, यहाँ का उत्पाद भी गुड़ ही है। तो और मैं आपके लगभग जो है 10-12 उद्यमियों से पहले भी जुड़ा हुआ हूँ जो हमारे संस्थान में आकर के ट्रेनिंग लेकर के और वो अपने गुड़ के व्यवसाय को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। तो गुड़ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमारा संस्थान जो है काफ़ी सालों से इस पे शोध करके, और जो ये एक उत्पाद पहले ये मिठास सेक्टर में था कि ये स्वीटनर सेक्टर में था जिसकी कि आपको अच्छी कीमत नहीं मिलती थी, 20 रुपये 30 रुपये जब तक ये इस सेक्टर में था। धीरे धीरे अब ये मिठास के सेक्टर से निकल करके स्वास्थ्य के सेक्टर में आ गया है, अब ये वेलनेस सेक्टर में आ गया है। अब जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं वो सेहत के लिए गुड़ को लेने लग गए हैं। तो जब ये सेहत वाले सेक्टर में आ गया है तब इससे गुड़ की कीमत बहुत अच्छी मिलने लग गई है लोगों को और इसमें उद्यमिता भी बहुत अच्छी आ रही है।
तो इसको लेकर के हमारे संस्थान में शोध करके और हमने काफ़ी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि कैसे आप जो है इस अगर ग्रेड का गुड़ बनाएंगे। हमारा किसान पहले भी अच्छा गुड़ बनाता था, लेकिन उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, और जब तक उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है वेलनेस सेक्टर में, उसको कभी जो है अच्छा जो है कीमत नहीं मिलेगा। तो आपके बनाने से लेकर के सर्टिफिकेशन, पैकेजिंग और मार्केटिंग में भी हम कुछ हद तक उनकी मदद करते हैं। इसके लिए पूरा का पूरा पैकेज हमारे संस्थान में उपलब्ध है। एक और जो परेशानी थी किसानों की कि साहब मेरे पास एक अच्छा विचार तो है गुड़ को लेकर के, लेकिन अगर मैं उस विचार को साकार करने जाऊंगा तो मेरे को कम से कम 15-20 लाख रुपए की लागत लगनी है। तो इसके चलते हमारे संस्थान में एक जो है इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित हुआ है, जिसमें कि हमने एक पूरी की पूरी गुड़ इकाई ऐसे लोगों के लिए रखी हुई है कि वो आए और अपने विचारों को वहाँ पे साकार करें, मूर्तिभूत करें, और जो भी उसको खर्चा लगता है बस उन्हें वो मामूली सा खर्चा देना होता है, और उसको लेकर के अपना प्रोडक्ट बनाएं, अपना प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में जाएं और देखें कि उसका जो है मार्केट में क्या उसका रुख होता है, और अगर उन्हें लगे कि हाँ इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं, तब वो जा कर के अपना इस्टेब्लिश करें। तो उनका DPR बनाने में, लोन दिलवाने में, ये सारे चीज़ों में जहाँ तक हमारी मदद हो सकी है हम मदद करते हैं। और हमारे यहाँ क्योंकि किसान को पता ही नहीं है कि गुड़ के लिए, गन्ना अगर गुड़ के लिए उगाना है तो उसकी आवश्यकताएं दूसरी हैं, गन्ना चीनी के लिए उगाना है उसकी आवश्यकताएं दूसरी हैं। तो कौन सी गुड़ की, कौन सी गन्ने की वैरायटी अच्छी रहेगी आपके लिए अगर आप गुड़ बनाने पे जा रहे हैं, और उसमें क्या होता है कि अगर हम गुड़ के लिए वैरायटी उगा रहे हैं तो हमें नाइट्रोजन की मात्रा कम रखनी होती है अपेक्षा। जो आप नॉर्मल डोज देते हैं उसमें कम से कम 15 से 20% कम देनी पड़ती है अगर आप उत्तम क्वालिटी का गुड़ चाहते हैं तो ये किसानों को नहीं पता है। तो उनको हम जो है ट्रेनिंग के माध्यम से, हमारे यहाँ 3 दिन से लेके 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें हम उनको गन्ने को कैसे उगाना है, गन्ने को कब काटना है, गन्ने को कटाई के उपरांत कितनी जल्दी जो है इसकी प्रोसेसिंग करनी है, और बिना किसी केमिकल के कैसे हमको गुड़ बनाना है। गुड़ की क्वालिटी मापने के लिए कुछ जो है अब इस समय यंत्र भी अवेलेबल हो गए जो पोर्टेबल हैं और बहुत सस्ते हैं, अमेजॉन पे मिल जाते हैं, लेकिन अभी किसान के पास जागरूकता के अभाव में किसान उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तो हम उन यंत्रों को वहाँ पे प्रैक्टिकली उससे उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं, जिससे कि वो अच्छे से अच्छा गुड़ बनाए। उसको कैसे फिर सुखाना है, गुड़ बनाने के बाद कैसे उसकी पैकेजिंग करनी है, और कैसे फिर उसको मार्केट में लाना है, इन सब का पूरा पैकेज हमारा संस्थान उनको देता है। और भी अगर उनकी कोई अपनी टेलर मेड आवश्यकता है तो उसको भी हम वहाँ पे जो है एड्रेस करते हैं, उसकी यथासंभव जो मदद करनी होती है हम वहाँ पे करते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो गुड़ हम अपना नॉर्मल बनाते हैं वो हमारे यहाँ 100 रुपये किलो से निकलता है, और जो भी किसान उसमें कुछ ऐड करके, जैसे हम लोग सौंठ वाला गुड़ बनाते हैं, इस समय यूपी में सौंठ वाला गुड़ ज़्यादा चलता है, तो सौंठ वाला गुड़ है। आजकल जब से ये कोरोना आया तब से सहजन का गुड़ चल गया, गिलोय का गुड़ चल गया, काफ़ी तरीके के गुड़ चले गए, और गुड़ अब टॉफ़ी से लेकर के और भेली तक गुड़ उपलब्ध है। तो अब मिठाइयाँ भी गुड़ की आने लग गई हैं। जैसे जैसे आदमियों का स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, सब नए नए तरीके के जो है अनुसंधान करते जा रहे हैं कि कैसे हम गुड़ का उपयोग अपने जीवन में बढ़ाएं और स्वस्थ रहें। तो इसके लिए हमारा संस्थान उनकी हर चीज़ से मदद करता है। यहाँ पे हमारे यहाँ क्वालिटी की एनालिसिस भी होती है, और जो सर्टिफाइड लैब्स हैं उनसे हम सर्टिफाई करवा करके उस पर सर्टिफिकेशन भी उनको दिलवाते हैं, जिससे वो अच्छी से अच्छी कीमत बना सकें। और इस समय हमारे उद्यमी 100 रुपये से ले करके, आपको आश्चर्य होगा, 50,000 रुपये किलो तक के गुड़ बेच रहे हैं। तो जल्दी विश्वास नहीं होता है, लेकिन अयोध्या का एक हमारा उद्यमी 50,000 रुपये किलो का भी गुड़ बेच रहा है। तो गुड़ में संभावना बहुत है,
और चूंकि यहाँ ODOP गुड़ ही है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ का ODOP सेल जो है यहाँ के लोगों को हमारे पास भेजे, यहाँ के उद्यमियों को हमारे पास भेजे, हम वहाँ पे उनको अच्छे से ट्रेनिंग दें, और ट्रेनिंग देने के बाद कम से कम मतलब इसमें सबसे जल्दी आप अपनी आय दुगनी कर सकते हैं। तो आय दुगनी करने का गुड़ जो है सबसे उत्तम माध्यम है। इसकी कीमत मुश्किल से अगर आप बहुत अच्छे से करेंगे 45 रुपए किलो पे आती है, और आप इसको 100 रुपए किलो कम से कम पे बेच सकते हैं। तो ये काम जो है हमारा संस्थान कर रहा है, और हम चाहेंगे बाकी मुजफ्फरनगर और अयोध्या काफ़ी जो है हमारे से मदद लेके कर रहे हैं। यहाँ भी अभी ODOP सेल की तरफ से तो हमारे पास नहीं अभी आई है, लेकिन वैसे किसान आ जाते हैं, उद्यमी आ जाते हैं, हम उनको ट्रेनिंग करके यहाँ भी जो है लखीमपुर में भी अच्छा खासा लोग जो है काम कर रहे हैं कि कैसे रसायन मुक्त जो है या ऑर्गेनिक गुड़ बना करके हम अच्छे से अच्छी कमाई कर सके। और इस समय हमारे किसानों के गुड़ की ऐसी डिमांड है कि गुड़ उनके जहां वो बना रहे हैं वहीं से उठ जाता है, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो उनके प्लेस से ही पहले से ही आकर के डीलर उनके यहाँ से उठा के लेके चले जाते हैं और उन्हें अच्छी कीमत दे रहे हैं। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और हमारे संस्थान की मदद लें और अपने काम धंधे को आगे बढ़ाएं। और इस क्रम में मैं जो है सभी यहाँ पे जितने उपस्थित हैं, CDO साहब से लेके रनी जी से, सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया कि यहाँ पे आने के लिए। ये मेरा प्रथम आगमन है यहाँ पे कि यहाँ पे मैं आया और आप लोगों के सामने जो है अपने विचार रख पाया। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। 45 रुपए की लागत में तैयार वस्तु 100 रुपए में बिक सकती है। इसका प्रचार प्रसार हम अपने किसान भाइयों के मध्य अवश्य करेंगे। इसी क्रम में एग्रोनॉमी टॉपिक पर विमर्श करने के लिए मैं मुख्य वैज्ञानिक IISR के डॉक्टर VK सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। माननीय आए। धन्यवाद श्रीमान जी। आप सबको नमस्कार। आदरणीय मुख्य अतिथि श्री विनोद आनंद जी एवं मंच पर आसीन सम्मानित व्यक्तिगण एवं मंच के नीचे बैठे हुए सम्मानित व्यक्ति, किसान भाइयों, प्रेस एंड मीडिया, मैं अपनी तरफ से भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से उत्तर प्रदेश दिवस पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ एवं शुभकामना देता हूँ। मेरा विषय हमको दिया गया है एग्रोनॉमी, बहुत विराट विषय है। 20-25 साल पढ़े लिखे हैं, उसमें काम किए हैं, 10 मिनट बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि मैं लखीमपुर से काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर एक मजरा फार्म पर कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया और उसको शुरू से लेकर लास्ट तक जब तक इस्टेब्लिश हुआ मैं उसके साथ लगा रहा और अभी इस्टेब्लिश हो गया है। वहाँ पर डॉक्टर निरंजन लाल जी देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर देखा, यहाँ सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती होती है और यहाँ पर गन्ना बहुत अच्छा खेती करते हैं हमारे किसान भाई। उनको गन्ना हमको बताना थोड़ा कम है क्योंकि हम यहाँ आके काफ़ी कुछ सीखे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमको लगा कि कुछ चीज़ें और अगर किसान भाई करें जिससे कि उनकी लागत कम हो तो आमदनी दूना करने में ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जो गन्ना पैदा किया जाता है वो मिट्टी से पैदा होता है। क्योंकि लोग कहते हैं चीनी मिल में चीनी पैदा होता है, ऐसा नहीं। हमारे खेत में ही जो चीनी हो जाता है गन्ने में, वही वहाँ जाके कन्वर्ट होता है गन्ने से चीनी। तो मिट्टी की जो जांच है इसको अवश्य कराना चाहिए। इसका एक साधारण एग्जाम्पल है, जितने किसान भाई हैं या और भी जो हमारे SHG ग्रुप के जो लोग हैं, सबके पास मोटरसाइकिल होगा या उसके पास किसी के पास कार होगी, उसमें एक स्पीडोमीटर लगा होता है, वो बताता है कि इसमें कितना पेट्रोल है। उसी तरीके से मिट्टी की जांच जो भी किसान भाई करवाते हैं वो बताता है उस रिपोर्ट में कि आपकी मिट्टी में अभी कितनी जान है और आपको क्या क्या चीज़ डालना है मिट्टी में, वो भी उसमें लिखा रहता है। और हम ये कहेंगे कम से कम 3 साल में एक बार अवश्य करा लेना चाहिए मिट्टी की जांच। अब मिट्टी की जांच कैसे की जाती है ये अभी हम यहाँ नहीं बता पाएंगे, लेकिन मजरा फार्म पर या गोला में 2 कृषि विज्ञान केंद्र है यहाँ पर, और आप लोग वहाँ जाके कैसे करते हैं कि उसको कैसे उसका कलेक्ट करते हैं सैंपल, वहाँ पर आप सीख सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है, किसान भाई हमारे 2 चीज़ लेते हैं। एक होता है उनको नया बीज चाहिए चाहे जिस फसल की हो, दूसरा वो रोग और कीड़ा उनके यहाँ बहुत लगता है। तो जो गन्ने का बीज है या किसी चीज़ का बीज है वो तो सरकारी विभाग में जो मिलेगा, जो उपलब्ध है वही है।
हम यहाँ साहब की बता सकते हैं कि बीजोपचार आप अवश्य कीजिए, चाहे जिस चीज़ का बीज हो। और सब लोग जानते हैं कार्बेंडाजिम एक दवा है, केमिकल है, जिसका कि हमारे बाजार में बिकता है बेवेस्टिन नामक एक दवा। इसको आप लोग रामबाण समझिए। और अगर आपके पास कहीं पर कोई मतलब सब्जी खेती करता है या और भी खेती करता है या जैविक में जाता है, ट्राइकोडर्मा एक चीज़ है, ट्राइकोडर्मा का उपयोग आप लोग कर सकते हैं बीजोपचार में। बहुत सिंपल चीज़ है, आपको प्रति किलोग्राम बीज 2 ग्राम बेवेस्टिन यूज करना है। अगर ट्राइकोडर्मा यूज करते हैं 4 ग्राम यूज करना है। और इसका बड़ा डिटेल में है, ये भी आप वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे करना है, इसका तरीका। तीसरी चीज़ आप देखिए क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा खर्च हम लोग होता है पोषक तत्व प्रबंधन में होता है, क्योंकि हम लोग DAP यूरिया डालते हैं, कुछ किसान हमारे पोटास भी डालते हैं। जैसे आलू में तो आप सब लोग डालते हो, लेकिन और चीज़ों में पोटास नहीं डालते। देखिए जो DAP होता है ये हमको फास्फोरस और नत्रजन देता है, इससे जड़ की मजबूती होती है। और जो आप नाइट्रोजन डालते हो इससे पौधा जो है बढ़ता है, हरा रहता है, जिससे हम सूरज की रोशनी जो है उसको उसमें काट सकें, क्योंकि जितना भी चीज़ होता है पौधा कितना सूरज की रोशनी काटता है। अब प्रश्न होता है पोटास की। पोटास हमारे किसान भाई बहुत कम डालते हैं। यहाँ पर गन्ना हमको लग रहा है करीब 3 लाख हेक्टेयर यहाँ पर गन्ना है। चीनी जो पड़ता है, चीनी का जो परता होता है उसका पोटास से बहुत सीधा रिलेशन है, इसलिए आप लोग पोटास की मात्रा कम से कम 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मतलब 4 बीघा जो यहाँ का बड़ा बीघा अगर है तो प्रति हेक्टेयर आप डालिए। और अभी आजकल जो बहुत ज़्यादा जो है जिस तरीके से यहाँ पर दिवस मनाया जा रहा है नेचुरल फार्मिंग के, आप लोग बात सुने होंगे। हमको लग रहा है सब किसान भाई कहीं न कहीं किसान मेला में या कहीं पर कोई गोष्ठी में नेचुरल फार्मिंग जरूर होता है। जिस तरीके से कोई पूजा होता है तो उसमें हवन जरूरी है, उसी तरीके से अगर किसान खेती की बात हो तो नेचुरल फार्मिंग बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी हमारे पहले जो बोल रहे थे डॉक्टर साहब, उन्होंने एक चीज़ बताया, गुड़, कि गुड़ आप अगर पैदा करते हैं तो उसको आप दूने रेट पर बेच सकते हैं। कैसे? क्योंकि ऑर्गेनिक का नाम इन्होंने लिया था। ऑर्गेनिक तो आप सर्टिफाई करवाते हैं, लेकिन नेचुरल फार्मिंग ऐसी चीज़ है जिसमें आप सेल्फ सर्टिफिकेशन आप देते हैं। आपको उसमें सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप उसमें बीजामित, जीवामित जो आप यूज करते हैं, इसको आपको 15 दिन में यूज करना है। और आपको एक मैं एग्जाम्पल बता दूं, मैं अपने भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पे इस पर अभी रिसर्च मेरा चल रहा है। गन्ने का तभी रिजल्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इंटरक्रॉपिंग उसमें मटर लिया था और हमारे ऑल इंडिया रेडियो वाले और टीवी वाले भी आए थे, उन्होंने भी उसको देख के और उसका फोटो लेके गए हैं, जिसमें हम खाद डाले थे, डाई, यूरिया, पोटाश डाले थे, और जिसमें हमने सिर्फ जो है जैविक और ऑर्गेनिक किया था। वो करीब 12-15 दिन तक हरा रहा जो मटर थी, और ये पहले सूख गया था। इससे हमको एक तुड़ाई उसमें ज़्यादा मिली थी, क्योंकि पहले जब हमारे पास भी आया था 4-5 साल पहले, मैं भी इसका आपको सही बताऊं, मैं उतना फेवर नहीं करता था, क्योंकि कहाँ से जब इतना नाइट्रोजन देते हैं तो आखिर यूरिया डालते हैं तो कहाँ से आ जाएगा गोमूत्र में, या जो भी हम बीजामित, जीवामित यूज करते हैं। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि हवा में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, और जो मटर है उसमें सभी लोग जानते हैं कि इसमें कोई ज़्यादा खाद की प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है, कुछ तो चीज़ ऐसी है, उस पर रिसर्च चल रही है। हो सकता है 2 साल 3 साल बाद जब हम फिर कभी आएंगे तो बताएंगे इस कारण जो है इसको हरियाली पर ये ज़्यादा दिन तक मेंटेन रखी, और क्योंकि 10 ही मिनट समय मिला है। और दूसरी चीज़ अभी मैं देखा कि यहाँ पर करीब 30-35 स्टॉल लगे हैं, और एक स्टॉल में गन्ना की यहाँ पर भी स्टॉल लगा था, और उसमें ट्रेंच बीज से बहुत बढ़िया जो है उसमें गन्ना का एक प्रयोग दिया गया था। साथ में एक चीज़ उसमें हमने जो देखा, STP लिखा हुआ था। वहाँ पे देखिए छोटा छोटा एक नोड का वहाँ पर ट्रे में जो प्रोट्रे होता है, जो उसमें नर्सरी उगाई गई थी और उसको लगाने का था। सिर्फ हम एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो गन्ना जो भी खेती करते हैं उसके साथ वो पेड़ी जरूर लेते हैं, और पेड़ी की उत्पादकता सबसे कम होती है। जबकि देखना ये चाहिए कि हमको उसको बुआई का जो समय बचता है 1-1.5 महीना उपज जाता है, इसकी उपज ज़्यादा होनी चाहिए। उपज कम क्यों होता है? उसमें सबसे बड़ी बात होती है जो गैप हो जाता है, क्योंकि जो हम जो काटते हैं उसमें कुछ जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, और स्पेशली वो तब होता है जब ठंडक ज़्यादा पड़ती है। इस समय अगर आप गन्ना काटेंगे, 15 दिन पहले कोई काटे होते गन्ना, अभी वो ऐसे पड़ा रहता है और वो डेड हो जाता है। तो वो जो STP वहाँ रखा गया था, आप उनसे जाके पूछिएगा कि इसको कैसे पैदा करते हैं, उससे उसमें सीडलिंग निकलती है। और आप अगर 1 महीना पहले आपको जब भी काटना है उसके पहले आपने वहाँ पर स्टेपी मेथड से उसको नर्सरी डाल दिया है, प्रोट्रे में बहुत थोड़ी एरिया लेती है, और उसको जब भी जहाँ गन्ना नहीं, पेड़ी जहाँ पर स्प्राउट नहीं किया है या जमाव नहीं हुआ है, वहाँ पर उसको आप गैप फिलिंग कर देते हैं उससे, तो आपका कम से कम 15 से 20% आपकी उपज बढ़ जाएगी।
और तीसरी चीज़ देखिए, जो एक ये बात आती है पेड़ी की प्रबंधन, डीएपी की एक बात आई थी कि डीएपी कभी भी ऊपर से नहीं डाला जाता, लेकिन क्योंकि गन्ना तो हम जो बोते हैं तो उसमें नाली खोदते हैं तो उसमें हम डीएपी डाल देते हैं। प्रश्न उठता है कि हम पेड़ी में कैसे डालेंगे। उसके लिए हमारे भारतीय गन्ना अनुसंधान में हमारे जो ये इंजीनियरिंग विभाग है, उन्होंने जो है एक डिवाइस बनाया है, एक मशीन बनाई है, उस जिससे कि आपके गन्ने के पेड़ी के नीचे जो है, जो जड़ है, जड़ के नीचे जो है वो खाद डाल देगा। दूसरी चीज़, जो पेड़ी में जो जर्मिनेशन कम होता है, क्या होता है कि गन्ना ऊपर से कटता है, जितना नीचे से कटेगा तो उस मशीन में ये भी है कि स्टबल सेवर कर देता है, जो उसका स्टबल होता है उसको बराबर से काट देता है, और जो उसमें खरपतवार है उसको भी बीच में हटा देता है। इंटरक्रॉपिंग एक बहुत जरूरी चीज़ है। जो भी किसान भाई आटम में गन्ना, आटम मतलब जो अक्टूबर में बोते हैं, उसमें इंटरक्रॉपिंग बहुत जरूरी है। और आप लोग यहाँ एग्जाम्पल में आप देखिएगा, यहाँ पर गोभी भी इंटरक्रॉपिंग में यहाँ पर दिखाया गया है, और जितनी भी तरह की दलहनी तिलहनी फसल है सब इंटरक्रॉपिंग में हो सकता है। और अगर आप जो है फरवरी में बोते हैं, क्योंकि फरवरी में सबसे अच्छा जर्मिनेशन होता है, सबसे बढ़िया उसमें गन्ना माना जाता है, अगर आप फरवरी में बोते हैं तो उस समय आप जो है आप मूंग बो सकते हैं, आप उड़द बो सकते हैं, एक लोबिया होता है, लोबिया बो सकते हैं। हमको लगता है 10 मिनट ज़्यादा समय मैंने ले लिया है, धन्यवाद। बहुत ही आप सारगर्भित जानकारी दे रहे थे, बिल्कुल व्यवहारिक किस तरीके से खेती में हम सुधार कर सकते हैं। समय का अभाव अवश्य रहा, हम लोग फिर कभी सुनने का अवसर पाएंगे। अब मैं इसी क्रम में आज के उत्सुकता का जो सबसे बड़ा विषय है ड्रोन, उसके बारे में विचार विमर्श के लिए हम लोगों के मध्य उपस्थित साइंटिस्ट श्री राजेश डी मोदी जी को मैं बुला रहा हूँ। कृपया आप आएँ, हम लोग बहुत उत्सुक हैं इस तकनीक के बारे में जानने को। आप अपने समय अवधि में अपने लेक्चर को पूर्ण करें। धन्यवाद श्रीमान। मंचासीन सभी अतिथि विशिष्टगण, अधिकारीगण और मेरे किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश मोदी है। मैं एज अ वैज्ञानिक भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में काम कर रहा हूँ, और पिछले 4 सालों से मैं ड्रोन पे भी और मैकेनाइजेशन पे काम कर रहा हूँ। आज मैं 2 चीज़ों पे बात करूँगा। एक तो मैकेनाइजेशन है, जो कि यांत्रिकीकरण, और दूसरा है ड्रोन। तो जैसे कि अभी बताया गया कि एक इंटरेस्ट वाला विषय है ड्रोन। तो ड्रोन क्या है कि अभी जब लॉन्च हुआ है ड्रोन, उसके साथ साथ कुछ टेक्निक्स है उसका। हमें जब ड्रोन यूज़ करना है उसके लिए हमें पहले तो लाइसेंस लेना है, पहले तो पायलट बनना है। उसके लिए हमें जो नज़दीकी हमारा कोई केंद्र होगा, जैसे दिल्ली में है, बरेली में है और प्रयागराज में है, वहाँ जाके हमें उसका पायलट बनना है। और पायलट बनने के बाद हम ड्रोन उड़ा सकते हैं। उसके लिए हमें तो एक तो 10वीं पास होना चाहिए और हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो अभी जो आप सामने ड्रोन देख रहे हैं, उसकी क्षमता होती है 10 लीटर का टैंक है और उसके 6 पंखे हैं। उसको उड़ाने से पहले हमें कुछ देखना पड़ेगा कि कितना उसका हवा का स्पीड है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो। और जो हम उससे ऑपरेशन करने वाले हैं, जैसे कि हम खरपतवार को नष्ट करने के लिए हम कुछ दवाई यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारा कुछ शोध चल रहा है खरपतवार पे ड्रोन यूज़ करने के लिए, और जिससे हमारे कुछ रिज़ल्ट उत्स्फूर्तदायी है। उसमें से हमने जब सिम्प्रा और मैट्रिब्यूजिन यूज़ किया था 90 ग्राम और 1200 ग्राम, तो हमें ये मिला कि खरपतवार लगभग 10% ही बचा। तो ड्रोन का जो यूज़ है वो हम 15 मिनट में ड्रोन लगभग 1 हेक्टेयर के लगभग कवर कर लेगा, और उससे हमें 1 हेक्टेयर में 30 लीटर का पानी काफ़ी है। हालांकि अगर हम हाथ से करें, हाथ वाले फव्वारे से, तो उसमें हमें लगभग 15 से 20 टंकी पानी लग जाएगा, जिसका लगभग 350 लीटर पानी लग जाएगा। तो ये ड्रोन जो तकनीक है, ये एर्गोनॉमिकली भी बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन है कि जहाँ हमारा मनुष्य को गन्ने के खेत में जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे गन्ने में हम घुस नहीं पाएंगे, जहाँ पे रेड रॉट का इंसिडेंस है उस जगह हम घुस नहीं पाएंगे। और अगर हम हाथ के फव्वारे से अगर कोशिश करें तो हम स्प्रे भी नहीं कर पाते। तो उस समय जहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेशन करने गए तो बहुत किसानों ने सराहा कि कई बार ऐसे होता है कि हम स्प्रे करने जाते हैं लेकिन कोई सांप काट लिया,
जाते जाते गन्ने में स्प्रे करते हुए। तो ड्रोन एक अच्छी चीज़ है। हालांकि जो हमारा आज का टॉपिक है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको कोई एक किसान नहीं ले पाएगा। इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई एक गांव में एक कोई ले लेगा और उसको हर दिन प्रतिरोज 8 घंटे भी यूज़ करना है तो 4 बैटरी ज़्यादा ले लेगा, तो एक बैटरी लगभग 15 से 20 मिनट चलती है। और तो दिन भर में पूरे गांव में वो यूज़ हो पाएगा। 1 से 2 ड्रोन एक गांव में रहे तो बेहतर रहेगा। इस ड्रोन परचेसिंग के लिए लगभग 50% गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और कोई इंडिविजुअल खुद अकेला लेना चाहता है तो 40% भी है। तो इस तरह से ड्रोन का अभी तो रिसर्च भी, अनुसंधान भी और जारी है, बाकी भी केमिकल यूज़ करने के लिए। दूसरा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक था कि मैकेनाइजेशन, यांत्रिकीकरण, जो अभी हमारी जो कंट्री है यूथ से भरी हुई है, लेकिन हमारा यूथ खेती में नहीं आना चाहता। उसका कुछ रीजंस भी है कि हमारे पास तकनीकें अभी कम है। जो डेवलप्ड देशों में है ज़्यादा तकनीकी है, लेकिन हमारे पास कम है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने मैकेनाइजेशन पैकेजेस डेवलप किए हैं, जिसके लिए गन्ने का खेत तैयार करने से लेके हार्वेस्टिंग तक, गन्ना निकालने तक बहुत सारे मशीनें उपलब्ध है। शुरुआत में तो गन्ने के खेत तैयार करने के लिए कल्टी हैरो हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है, जिसके 2 बार यूज़ करने से हम बहुत सारा लगभग 10 लीटर का डीजल बचत कर सकते हैं। उसके बाद गन्ना लगाने के लिए मशीन्स है, जिसमें डीप फरो कटर प्लांटर बोलते हैं, गहरी नाली वाला कटर प्लांटर, जिसमें कि हम गन्ना डाले तो वो खुद काटेगा, नाली बनाएगा, उसमें दवा छिड़केगा और उसको कवर भी करेगा। तो ये लगभग 2.2 हेक्टेयर 1 घंटे में कर लेता है, तो 4 घंटे में 1 हेक्टेयर पूरा कर लेगा, जिससे हमारी 90% सेविंग हो जाएगी। तहत जो गन्ना के हमारा जो शोध होता है, उसके सबसे प्रमुख लखनऊ में जो केंद्र है, उसके सम्मानित वैज्ञानिकगण, हमारे एसीए साहब, हमारे छोटे भाई जैसे, और हमारे मित्र अनुज रजनीश जी, आपने इतने बड़े स्तर पे एक ज़िले में आपने इसकी परिकल्पना की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे मीडिया बंधु और आप सब जो इतने समय से अभी तक सुनते आ रहे हैं, ड्रोन का हम थोड़े देर में, यानी कि तकनीक का किस प्रकार से हमारे जीवन में तो हम सदुपयोग कर रहे हैं, परंतु खेती में और सहकारिता में कैसे इसका सदुपयोग करेंगे, इस पे अभी थोड़े देर में प्रदर्शन होगा। तो मैं इन सारी बातों को आपके साथ कुछ एक दूसरे लहजे में बताऊंगा। सहकारिता कोई नई चीज नहीं है। 1905 में ऐसा कहते हैं सहकारिता का, जो हम पढ़ते हैं पुस्तकों में, और कि 1905 में 1904 में भारत में सहकारिता का शुरुआत हुआ। लेकिन अभी जो आपने देखा, ओम शांति नीलम दीदी जी की तरफ से जो इन्होंने बात बताई आत्मा और परमात्मा का, हम लोग जो यज्ञ करते थे पुराने समय में, तो सहकारिता उसमें भी सहकार था। और जो नया ये एक प्रारूप बना है, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी के तत्वाधान में, यह सहकारिता अलग है। कैसे अलग है? जो नए मंत्रालय का गठन हुआ है वो मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन है। कोऑपरेशन, कोऑपरेट करना, सहकार करना, साथ में मिलजुल के काम करना। वेद में एक श्लोक है, समानी आकुति समान हृदय चह। इसका मतलब यह है कि हम सब साथ मिलके किसी काम को, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसको एक अंत तक उसको पहुंचाएं। तो हमारे क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, और ये जो जिला हमारा है लखीमपुर खीरी, कुछ ही दूर पे, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नेपाल नहीं है, लगभग हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे बैठे हैं। यहाँ गन्ने की हमारे किसान इस तराई क्षेत्र में काफ़ी खेती करते हैं और कई वर्षों से कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी क्या क्या सहकारिता के माध्यम से क्या क्या बदलाव हो सकता है, और हम आज उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन एक टारगेट लें
कि हम सहकारिता के क्षेत्र में क्या करें, तो ये सारी बात मैं आपको 5 से 7 मिनट में समाप्त करके और फिर आपके कुछ अगर प्रश्न भी हो या फिर मंच से भी कुछ प्रश्न हो उसके उत्तर हम लोग ढूंढेंगे या फिर एक टारगेट लेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जैसा अभी हमने कहा है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ के काम करने का। तो जो पुरानी सहकारिता थी जो 75 वर्ष पहले कागजों में बनाई गई थी, नियम कानून बनाए गए थे, ये वो सहकारिता नहीं है। ये सहकारिता ऐसा है कि हमारे जो रजिस्ट्रार साहब हैं वो आपके साथ सहकार करके आपके अंदर की जो सामूहिकता है, एक समाज की जो सामूहिकता है, उसको मिल के पूंजीवाद से जो असमानताएं बनी है उसका समापन कैसे हो, और एक कोऑपरेटिव इकॉनमी जिसको सहकार इकॉनमी कहते हैं, सॉलिडरिटी इकॉनमी कहते हैं, उसके बारे में हम कैसे सोचें। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम कह देते हैं कि वो छोटा किसान है, ये बड़ा किसान है। कोई किसान छोटा नहीं होता है, कोई किसान बड़ा नहीं होता है। सहकार एक ऐसा तत्व है, ये सहकार एक ऐसा प्रयास है जिससे ये छोटे और बड़े किसान आपस में सामूहिकता से रह सकते हैं और उसका सदुपयोग कर सकते हैं। कैसे? मान के चलिए आपके यहाँ गन्ने की खरीदारी होती है, उसमें कई तरह की आपको समस्याएं आती है, तो सहकारिता में उसका समाधान निकाला गया है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बैंक्स, जो हमारा कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक में अभी की जो व्यवस्था है वो अपेक्स से पैक्स था, यानी कि ऊपर में बैंक था और नीचे में क्रेडिट सोसाइटी थी गांव तक। तो नीचे वाले को अगर ऋण चाहिए होता था खेती के लिए और अन्य कार्य के लिए, एग्रीकल्चर चीज़ों के लिए और बाकी की भी चीज़ों के लिए, तो एक बहुत ज़्यादा समस्याएं उनको झेलनी पड़ती थी। इन सारी समस्याओं का समाधान किया गया है। अब ये पैक्स टू अपेक्स है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं। ये एक दूसरा बदलाव है। तीसरा बदलाव ये है, आप जो फसल का उत्पादन करते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो आपको जो आपकी सुविधाएं एक फार्म मैनेजमेंट सर्विसेज के तहत आपको दी जानी थी, उसको प्राप्त करने के लिए आपको कई किलोमीटर चल के ट्रैक्टर में गन्ना लाद के और मिल के पास आपको लाइन लगानी पड़ती थी, पेमेंट का इंतजार करना पड़ता था, ये प्रूफ करना पड़ता था कि मैंने गन्ना लगाया है और मैंने गन्ना का उत्पादन किया है और फिर मैं गन्ना आपको दे रहा हूँ, चीनी मिल के मालिकों को दे रहा हूँ, चीनी मिल को दे रहा हूँ। परंतु उससे संबंधित जो फार्म मैनेजमेंट सर्विसेज थी उसका प्रावधान आपको प्राप्त करने में दिक्कत होती थी। सहकारिता में वर्तमान में इन सारी समस्याओं का समाधान किया गया है। पैक्स के कुछ ऐसे नियम कानून थे जिसके तहत आपको सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, तो पैक्स को मल्टीपर्पज बनाया गया है। आप पैक्स के माध्यम से अब एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सरकार ने 3 बड़ी बड़ी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाई है, बहु राज्य सहकारी समितियां बनाई है। अब वो क्या है, जैसे कि अभी डॉक्टर दिलीप कुमार जी ने कहा, गुड़ बनाते हैं, ये 1 ODOP में इस जिले का प्रोडक्ट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला में जो एक प्रोडक्ट होगा वो गुड़ होगा। तो हम चलिए इसी की बात करते हैं। अब क्या है कि आपका गुड़ किसी जय किसान, जय किसान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंचासीन जितने भी भाई और बहनों और किसानों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं एशियन सोसाइटी फॉर एंटरप्रेन्योर एजुकेशन डेवलपमेंट में एज ए बिजनेस हेड और CBBO को लीड कर रहा हूँ। मैं कुछ अपनी एक्सपीरियंस जो मैंने वर्ल्ड बैंक, IFED और गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जो अनुभव अपने हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे देश में, भारत में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास विभिन्न प्रकार के किसान हैं। जैसे कि अगर हम उस पर क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जो छोटे किसान हैं, उनकी जो संख्या है वो 86.2% है। और अगर हम एवरेज और लार्ज फार्मर की बात करें तो वो लगभग 13.6% के फार्मर्स हैं। तो जो छोटे किसान हैं उनको जो सबसे बड़ी समस्याएं आती है वो क्या है कि बेसिकली उनके पास लो कैपिटल,
जो छोटे किसान हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं कि उनके पास 0 से लेके 2 हेक्टर तक की ज़मीन होती है। जो लार्ज फार्मर हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं कि उनकी बेसिकली जो ज़मीन है वो 2 से लेके अधिक हेक्टर पे जिनके पास ज़मीन है उनको हम लार्ज फार्मर के कैटेगरी में रखते हैं। जो छोटे किसान हैं उनके पास कैपिटल की कमी होती है, उनके पास टेक्नोलॉजी की कमी होती है, उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशंस और बिजनेस स्किल्स नहीं होती है, उनके पास प्रॉपर मार्केट नॉलेज नहीं होती है, जिनके कारण वो अपने आप को आगे लेके नहीं जा पाते हैं। तो मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ। मान के चलिए कि एक किसान है जो छोटा किसान है, उसके पास 0 से लेके 2 हेक्टर है और उन्हीं के साथ में एक और किसान है जो कि सरपंच या प्रधान मान लीजिए, उनकी 25 हेक्टर की ज़मीन है। जो छोटा किसान है बेसिकली वो गेहूं की अगर जब बुआई करता है तो उसके पास इनपुट मतलब अगर हम बोलें कि उसके पास सीड खरीदने तक का पैसा नहीं होता, वो किसी तरह मान के चलिए कि वो बीज खरीदने के लिए पैसे का इंतज़ाम कर लेता है और उसने सीड बो दिया और उसी जगह जो बड़े किसान हैं, मान के चलिए कि सरपंच जो हैं, जो बड़े किसान हैं, उनके पास क्या कैपिटल की कोई कमी नहीं है और उन्होंने बड़े आसानी से अपने ज़मीन पे बीज खरीदने के लिए, सीड खरीदने के लिए उनके पास फंड की कोई कमी नहीं है। वहीं छोटा किसान बीज किसी तरह उसने बो लिया, अब उसके पास सिंचाई के लिए कोई प्रॉपर सुविधाएं नहीं है, ना उसके पास इरिगेशन चैनल है, ना उसके पास मोटर पंप है कि वो प्रॉपर अपने किसानों की अपने खेती की सिंचाई कर पाए। और उसी के विपरीत जो बड़े किसान हैं उनके पास सिंचाई की प्रॉपर सुविधा होती है, उन्हें सिंचाई के लिए कोई दिक्कत नहीं होता। छोटा किसान क्या होता है, वो वर्षे के पानी पे डिपेंड रहता है। मान के चलिए कि किसी तरह उसके ज़मीन पे भी उसने क्या किया कि सिंचाई की सुविधा ना होते हुए बारिश के पानी से उसकी सिंचाई हो गई और उसकी फसल उसका उत्पाद कर लिया। तो जो छोटा किसान है उसकी 2 हेक्टर के ज़मीन पे मान के चलिए कि गेहूं की 3 क्विंटल की गेहूं की उत्पाद हुई। अब क्या है कि उसको स्टोरेज और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के पास उसकी कमी है और उसके पास प्रॉपर मार्केट ना होने के कारण वो क्या करता, अपने जो उसकी जो लागत होती है वो कॉस्ट वो मार्केट से निकाल नहीं पाता है, उसको प्रॉफिट की मार्जिन बहुत मिनिमम होती है। वहीं बड़े किसान के पास प्रॉपर स्टोरेज है, प्रॉपर मार्केट का नॉलेज है, प्रॉपर कम्युनिकेशंस है, तो वो क्या करता है बेसिकली वो अच्छा इनकम जनरेट कर पाता है। अब इस सारी समस्याओं को छोटे और मार्जिनल किसान हैं इन समस्याओं का समाधान हम लोगों ने कैसे निकाला है और सरकार ने इस समाधान के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको अभी बताना चाहता हूं। मान के चलिए कि कोई एग्जाम्पल के तौर पे हम एक लकड़ी, जैसे हम बचपन में भी पढ़ा है कि एक लकड़ी को तोड़ना बड़ा आसान है पर एक गुच्छे भर लकड़ियों को तोड़ना मुश्किल है। तो जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो एफबीओ की आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, जो एफबीओ है वो क्या है, एक अगर हम आसान भाषा में समझे तो एक गुच्छा भर लकड़ी है जिसको तोड़ना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे किसान एकत्रित होके एक ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से अपने एग्रीकल्चर प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, तो उसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। इससे किसानों को क्या, जो छोटे और मार्जिनल किसान हैं उनको क्या फ़ायदा होता है, जो पहला समस्या था उनका कैपिटल का, उसकी सॉल्यूशंस उनको एज ए ऑर्गेनाइजेशंस मिलती है। उनको जो बल्क इनपुट, जो सीड और खाद और फर्टिलाइज़र, जो चीज़ों की उनकी रिक्वायरमेंट है उनको वो बल्क के माध्यम से परचेज करते हैं, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। फिर वो इरिगेशन सिस्टम्स को अपनी मजबूत कर सकते हैं, जिनसे कि आगे की जो इरिगेशन सिस्टम है उस पर वो अच्छे से वर्कआउट करें। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उनकी टेक्निकल नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं, क्योंकि इस समूह में बहुत सारे किसान एक साथ एकत्रित होते हैं और बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ और व्यूज़ को शेयर करते हैं, टेक्निकल नॉलेज को गेन करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको अच्छी सुविधाओं को वो ले सकते हैं। साथ में ही जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस होते हैं उनको वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस सारे सॉल्यूशंस को हम जैसे जैसे धीरे धीरे एड्रेस करते हैं तो ये एफबीओ के माध्यम से आसान हो सकता है।
पर एफबीओ में कुछ दिक्कत है, जैसे कि आज की डेट में 2011 से इस मुहिम में कोऑपरेटिव के माध्यम से या कंपनीज एक्ट के माध्यम से एफबीओ को मजबूत करने की सरकार की एक मुहिम स्टार्ट हुई है। पर अभी भी हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि आज तक अगर इकोनॉमिक्स टाइम्स के डेटा की बात करें तो 5,000 एफबीओ अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें से कि कंपनीज एक्ट और कोऑपरेटिव एक्ट्स के माध्यम से हुए हैं। लो मेंबरशिप है, लोग इसमें कम जुड़े हुए हैं। साथ में ही टेक्निकल नॉलेज की कमी है। नाबार्ड और सरकार की डिफरेंट योजना के माध्यम से एफबीओ को स्ट्रॉन्ग करने का एक मुहिम चली हुई है, पर इस मुहिम चली हुई है और इसमें सरकार द्वारा बहुत सारे सपोर्ट किया जा रहा है। अगर हम एक एफबीओ को स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल इकोसिस्टम के साथ अगर आगे बढ़ाना है तो सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, एनजीओज को आगे आना है और इनमें उनको हर एक सुविधाएं उपलब्ध करानी है, जिससे कि किसान एकत्रित होके अपनी इनपुट, अपनी मार्केट और अपनी प्रोडक्शंस को आगे बढ़ा के चले और अपनी टेक्निकल नॉलेज को इम्प्रूव करे और कल के डेट में वो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे फॉर्म करके बड़े बड़े बिजनेस को कॉम्पीट कर पाए। तो इसके लिए हमको सबसे पहले उनको जो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए वो है कि एक तो कैपिटल की सुविधाएं उनको प्रोवाइड करनी है, क्रेडिट गारंटी पे हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें इक्विटी उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हमें उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, बेसिकली टेक्नोलॉजी पे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके सामने ये ड्रोन और एसटीसी के माध्यम से कॉर्पोरेटिव टेक्निकल नो हाउ को किसानों तक पहुंचाना चाहता है, हमें उस पर वर्क करना चाहिए। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेसिकली सबसे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं उपलब्ध कराना, मौसम की जानकारी किसानों को प्रॉपर प्रोवाइड कर पाएँ। तो इससे क्या होगा कि एक एफबीओ को एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड मिलेगा और एफबीओ कल के डेट में जब किसान अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मार्केट में उतरते हैं और अपनी प्रोडक्ट की खुद मार्केटिंग करते हैं, खुद उसकी ब्रांड बनाते हैं और इस तरह डिफरेंट स्टॉल के माध्यम से वो डायरेक्ट कस्टमर्स के B2B और B2C में आते हैं, तो किसानों, जो प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि किसानों की आय दुगना करनी है, तो उस प्रोसेस में और उस स्टेप्स में हम एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। तो किसानों को जो प्रॉब्लम्स आती है उसकी सॉल्यूशंस हम एक एफबीओ के माध्यम से प्रॉपर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं इसी के माध्यम से, समय के अभाव होने के कारण, मैं अपने जो वक्तव्य है आपके सामने एफबीओ की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके साथ ये समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब इसके बाद से मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की एडवोकेट और मेंबर ऑफ ग्लोबल गवर्निंग काउंसिल एंड वर्ल्ड कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फोरम की संवीना वर्मा जी को। आप हमारी विशिष्ट अतिथि हैं, कृपया आप आएँ और अपना संवाद करें। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस विशेष कार्यक्रम का एक पार्ट बनने का अवसर मिला मुझे। मेरा नाम संवेदना वर्मा है, मैं वर्ल्ड कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फोरम की मेंबर हूँ और एक अधिवक्ता भी हूँ। ये जो शब्द है कोऑपरेटिव, मेरे लिए एक शब्द नहीं है। शुरुआत से ये शब्द मुझे काफ़ी उत्साहित करता आया है, क्योंकि जब हमने किसानों की चैलेंजेस समझी, एक तरफ जैसे कि हमारे साथियों ने भी बात करी कि हमारा एक मेजर पोर्शन है, 82% है जो हमारे छोटे लेवल के किसान हैं, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें नहीं हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। जब हम उनकी बात करें तो कोऑपरेटिव एक ऐसा शब्द है जो कि जिसको शब्द नहीं, एक रेवोल्यूशन कहते हैं। जब ऐसी समस्याएं हमारे पास आती थी कि कहाँ से बीज लाया जाए, कहाँ पे उनकी जो वाटर इरिगेशन की समस्याएं आती थी, उनके अपने प्रोडक्ट्स को कहाँ सेल करें, जहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो वो वहाँ तक उनका क्या कनेक्ट बन सके, ये सारी समस्याएं जब किसानों के सामने आई तो कोऑपरेटिव उनके एक सॉल्यूशन बन के उनके सामने आया। उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जहाँ पे सारे जितने भी फार्मर्स हैं उनकी जो भी छोटी छोटी वीकनेसेस थी या जो भी उनकी छोटी छोटी परेशानियाँ थी, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उस सारी परेशानियों को सॉल्व करने में किसानों की बहुत सहायता करी।
अब पहले जब हम कोऑपरेटिव्स की बात करते थे तो हमें लगता था कि इसने किसानों को काफ़ी बूस्ट दिया। अब जब मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी देख रही हूँ कि यहाँ पे सामने ड्रोन्स रखे हैं, जहाँ तक जो हमारे साइंटिस्ट भाई हैं जिन्होंने हमें बताया कि इन ड्रोन्स के माध्यम से या फिर साइंटिफिक मेथड्स के माध्यम से या फिर जो भी साइंटिफिक मेथड्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि किस टाइम में हमें सीड सो करना चाहिए, किस टाइम में कटाई करनी चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट्स हम एडिशनली यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। तो ये सारी जो साइंटिफिक मेथड्स है, ये एक बहुत ही ज़रूरी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल बनता है जिससे कि हमारे किसान भाइयों को बहुत सहायता मिलेगी और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। अब जहाँ तक एक इंडिविजुअल किसान की बात करते हैं तो शायद उसके लिए एक डिफ़िकल्ट प्रोपोजिशन हो सकता है कि ये ड्रोन्स कैसे इस्तेमाल किया जाए या कैसे इसको प्रोक्योर किया जाए या कैसे इसको मेंटेन किया जाए। ये सारी चीज़ें, ये चैलेंजेस उनके सामने आ सकती हैं। तो इस सारी चैलेंजेस को सॉल्व करती हैं हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सो ये जो इंटीग्रेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये एक अलग ही लेवल पे लेके जाएगा हमारे किसान भाइयों को और हमारे एग्रीकल्चर को। यहाँ पे मैं ये भी अनुरोध करूँगी कि जहाँ तक इन लोगों ने सबने बात करी कि हमें किस तरह उन्हें किसानों को ट्रेन करना चाहिए, किस तरह सारे इक्विपमेंट्स का यूज़ बताना चाहिए और किस तरह जो भी छोटे छोटे लीगल कंप्लायंसेस हैं, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूँ तो मेरा ध्यान लीगल कंप्लायंसेस की तरफ भी जाता है। कई बार ऐसा होता है जब छोटी छोटी जानकारियाँ नहीं होने की वजह से बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि किसान नहीं उठा पाते, या फिर थोड़ा सा हमारा जो लीगल सिस्टम है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो बहुत सारी समस्याएं हैं जो वो नहीं सॉल्व कर पाते। तो इन सब में भी हमारे रेस्क्यू में आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो जो ये इसका इंटीग्रेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का और टेक्नोलॉजी का, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। मैं ना सारी महिलाओं को भी बोलूँगी, बिकॉज यहाँ पे भी आते ही सबसे पहले मेरी नज़र गई कि जो पहला काउंटर है वो महिला कल्याण विभाग है, फिर मिशन शक्ति है। तो मैं महिलाओं को भी बोलूँगी कि इन सब चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, वो भी अपने आप को ट्रेन करें। बिकॉज जब एक किसान और उनके घर की महिलाएं एक यूनिट की तरह काम करती हैं, एक टीम की तरह काम करती हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ती है। यहाँ पे मैं बहुत ही उत्साहित हूँ देखने के लिए कि ड्रोन्स कैसे काम करते हैं, और या फिर जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की बात हमारे साइंटिस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, वो सारी की इम्प्लीमेंटेशन और उसके बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें किस तरह से प्रैक्टिकल तौर पे इसको यूज़ किया जाए। बिकॉज ये नहीं हम चाहते कि बस ये एक शो बन के रह जाए। ये एक बात सिर्फ हमें इंट्रोड्यूस कर दिया हमने ड्रोन्स को, बट इसको एक्चुअल में किसानों तक पहुंचाने का जो काम है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ करें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इसमें और ये सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराएं। एक सिंगल किसान के लिए, जैसा कि हमने अभी बात करी कि एक सिंगल किसान के लिए काफ़ी मुश्किल है कि एक ड्रोन का जो ड्रोन अपने पास रखना, यूज़ करना, और ये उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल की बात है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू हम ये सारे काम करेंगे। और जैसा कि ये भी बताया इन्होंने, सारे लोगों ने, जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने ये भी इसका ध्यान आकर्षित किया है सब लोगों को कि यहाँ से हमारी एफिशिएंसी कैसे बढ़ सकती है। जैसे कि बताया कि अगर हम इरिगेशन ही करते हैं या फिर हम फर्टिलाइजर्स ही करते हैं तो उसमें एक जितना समय लगता है मैनुअली करने में, उसके समय की भी बचत होगी। वो समय 1/4 हो सकता है। वो समय ये भी बताया कि आपको फिजिकली फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ड्रोन्स जो है आपकी फील्ड्स पे, क्रॉप्स पे नज़र भी रखने के काम आ सकती हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी में इन टेक्नोलॉजी को अपने एग्रीकल्चर में जैसे जैसे इन टेक्नोलॉजी को हम लाएंगे, वैसे वैसे हमारी सुविधाएं बढ़ेंगी, हमारी ईज़ बढ़ेगी, हमारा एक्सेस बढ़ेगा।
और बाकी हमारे कनेक्शंस जो है, जैसे कि एक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन 2 चीज़ें हैं जो कि अभी तक कहीं ना कहीं एक डिवाइडिंग लाइन होती है इन दोनों के बीच में। कहीं इसको एक मॉडर्नाइजेशन के साथ इसको हम एक कहीं न कहीं इसको एक कॉर्पोरेट फॉर्म भी दे सकते हैं, जैसे कि जिससे किसानों को भी थोड़ी इनका एजुकेशन, उससे रिलेटेड उनकी अवेयरनेस बढ़ानी है, उसमें उनको एजुकेट करना है, सिर्फ ना कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका बेस्ट मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ पे पूर्ण विराम दूंगी और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इसका पार्ट बनाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ड्रोन तकनीकी और जनपद लखीमपुर में उसका प्रयोग, इस विषय पर अभी समय कम है, मैं उन्हें भुला नहीं सकता, लेकिन अभी इफ़को के यहाँ के हेड श्री SC मिश्र जी से मेरी बातचीत हुई। श्रीमान, आपके संज्ञान में मैं बात डालना चाहूँगा कि विकसित भारत योजना के अंतर्गत इफ़को ने, जो संसार की सबसे बड़ी खाद्य उत्पादक सहकारी संस्था है, उसने 1100 गांव में ड्रोन के द्वारा कीटनाशक औषधियों का और रसायनों का छिड़काव किया है। अभी माननीय मिश्र जी ने हमें अवगत कराया कि एक परियोजना चलाकर वो 5 ड्रोन दीदी एक परियोजना है जिसके अंतर्गत वो 5 महिलाओं को प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं और एक ड्रोन इस जनपद में आ भी चुका है और इस प्रयास को वो और आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है। हमें चाहिए कि इफ़को के लिए करतल ध्वनि से हम स्वागत करें। अब मैं अंत में सम्मानित हो रहा हूँ आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री विनोद आनंद जी को बुलाने में। कृपया आप आएं और हम सभी का ज्ञानवर्धन करें। श्री विनोद आनंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक इतने बड़े स्तर पे एक सहकारिता का सम्मेलन उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में जो हम आज मना रहे हैं, कल स्थापना दिवस था और आज सहकारिता का मेरे ख्याल से जिले में एक नया होराइजन एक शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे इस नए प्रारूप देने वाले हमारे जिले के प्रमुख CDO साहब, आपका तहे दिल से मैं सहकारिता की तरफ से धन्यवाद दूं और आपके सम्मान में मैं आग्रह करूंगा कि एक बार जोर से सभी लोग बोलें करतल ध्वनियों के साथ। मैं बोलूंगा जय किसान, आप कहेंगे जय सहकार, ये 3 बार हम कहेंगे। जारी होना जरूरी है। हमारा परम सौभाग्य है कि हम लोगों के मध्य स्पिरिचुअलिज्म पर और संतुलित मानव जीवन पर प्रकाश डालने के लिए हम लोगों के मध्य ब्रह्म कुमारी संस्थान से वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती नीलम दीदी जी हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूं दीदी को, कृपया आप आएं और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। ओम शांति। हमारे मंच पर उपस्थित सभी महान भाव और हमारे सभा में उपस्थित सभी भाई और हमारे मीडिया कर्मी भाई और हमारे किसान भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत स्वागत स्वागत। आज का विषय बहुत अच्छा है। अभी हम सभी भाइयों को सुन रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सारी जानकारी हमें हासिल हो रही थी। सच में देखा जाए कि हम सबकी ज़िंदगी जो है वो आसान कैसे बनाया जाए, इसलिए इतना सारा हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं कि ज़िंदगी हमारी इतनी भाग दौड़ की जीवन में कैसे आसान बने। तो उसके लिए एक पहेली है, उसको हल करना है।
और वो पहेली है, सच में हम कौन हैं? हम कौन हैं? ये हम सभी को पता नहीं है कि हम सभी कौन हैं। ये हम जो भी अपना परिचय देते हैं तो ये हमारी बॉडी का, हमारी गाड़ी का, हमारे शरीर का परिचय है, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। हम एक आत्मा है, परमात्मा की संतान। और जिस दिन ये पहेली हम सभी को हल हो जाएगी कि सच में मैं ये संसार मुसाफिर खाना है, एक दिन घर जाना है, ये हम सभी का टेम्परेरी घर है, और जैसे हमारी मुसाफरी पूरी होगी हम एक स्टार हैं, और जैसे हमारा पाठ पूरा होगा हम सभी को वापस रिटर्न जाना होगा। तो उसके पहले परमात्मा ने बहुत अच्छी एक बात बताई है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी बढ़ेगी वाणी। तो जो भी हम चीज़ें खाते हैं तो उसको हमें चार्ज ज़रूर करना चाहिए। चार्ज कैसे करना है? तो बस थोड़ा सा पुरुषार्थ ये है कि जो भी हम चीज़ खाते हैं तो उसको दृष्टि देना है। हम कोई महान आत्मा के पास जाते हैं तो वो हमें प्रसाद देते हैं, टोली देते हैं, तो वो हमें चार्ज करके देते हैं। तो अगर ये विधि हम लोग यहाँ अपने घर पे भी करें, जब भी अपने रूटीन में करें कि जो भी चीज़ खाते हैं तो 1 मिनट उसको चार्ज करें, दृष्टि दें उसको, और जो परम पिता परमात्मा हम सभी का पिता है उसको आवाहन करें, और वो चीज़ फिर हम अगर ग्रहण करें तो उसमें डबल भर जाता है। अगर एक ये शुद्धि है तो एक और शुद्धि हो जाती है कि उसमें हमें ज़्यादा बल मिलता है और शक्ति मिलती है। तो हम आत्मा कहाँ रहते हैं, तो ये थोड़ा सा विषय अलग है कि सच में हम भाग दौड़ के जीवन में सभी को तो चार्ज करते हैं। जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल को भी चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है और इसको हम चार्ज करते हैं, लेकिन हम सभी खुद को चार्ज नहीं करते हैं। भाग दौड़ के जीवन में सुबह से शाम तक भागते रहते हैं, और फिर हम कहीं ऑफिस में या कहीं भी बैठते हैं, चेयर पर ही बैठते हैं, लेकिन कहते हैं कि थक गए, मेरा मन थक जाता है, मेरा तन थक जाता है। तो क्यों थक जाता है? क्योंकि हमने जो भी कुछ किया, दाल रोटी तो हमारे शरीर को चाहिए, जो भी कुछ किया वो हमने अपने बॉडी के लिए, शरीर के लिए किया, लेकिन इस बॉडी को चलाने वाली एक चेतन शक्ति, ऊर्जा है जो इस शरीर को चलाती है, उसका भोजन है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान का विषय तो बहुत बड़ा है, हम सभी सुनते भी हैं और करते भी हैं। हमारा 21 जून को देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने योगा दिवस भी रखा है। हम सभी योगा दिवस में भी एकत्रित होते हैं, और उस दिन भी हम सभी प्राणायाम और ये सब करके छोड़ देते हैं। ध्यान जैसे एक देखा होगा कि जब हम बच्चे होते हैं तो वो किताब लेकर के पढ़ते हैं बच्चे, तो उनको माँ बाप कहते हैं कि ध्यान से पढ़ो। बच्चा कहता है मम्मी मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन फिर भी माता पिता कहते हैं ध्यान दे करके पढ़ो, ध्यान दो। तो सच में वो ध्यान कौन सा है जो जिसके तरफ सभी हमारे ऋषियों मुनियों ने भी हमें ध्यान खिंचवाया है कि ध्यान करो, और हमारे बड़े भी हमें ध्यान खिंचवाते हैं। तो सच में वो ध्यान है, मैं आत्मा, मैं स्टार, मैं भ्रुकुटी में चमकता हुआ एक स्टार। ये अगर हम ध्यान करते हैं, अपने मस्तक में एक चमकता हुआ स्टार देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो सच में आपको बहुत बल मिलेगा। और वो हमारा सच्चा ध्यान, जैसे हम आत्मा स्टार हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा भी निराकार है, ज्योति स्वरूप है, लाइट स्वरूप है और प्रकाश स्वरूप है। तो इसीलिए परमात्मा ने ये विषय बताया है, क्योंकि अब दुनिया कोई भी सर्कल है तो वो रिटर्न जरूर होता है, 1 2 3 4 चक्र पूरा होता है। तो इस सृष्टि के भी 4 भाग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। अब सतयुग फिर से आना है और कलयुग अभी समाप्ति की तरफ है, और सतयुग की आदि होने वाली है।
जहाँ पर इस भारत देश में हम भारत की महिमा करते हैं, तो इस भारत देश में 33 करोड़ देवी देवताओं की महिमा हम सभी करते हैं और पूजन भी करते हैं। और एक तरफ इस भारत की महिमा करते हैं कि जहाँ डाल डाल पर चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा और धरती उगले सोना। तो धरती उगले सोना कैसे? जैसे हमारे किसान भाई अगर जागृत हो जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने को आत्मा समझ करके और कोई भी कार्य करेंगे तो उसको पहले चार्ज करेंगे और फिर वो कार्य करेंगे, दृष्टि देंगे, तो वो कार्य जरूर सफल होगा। तो इस भारत के लिए जो डाल डाल पर चिड़िया करती है बसेरा और धरती उगले सोना, तो सच में ये साकार हो जाएगा। और हमें लगता है कि हमारे भाई जी इतना सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं तो ज़रूर ये कार्य सफल होगा। इसके लिए आप लोग सभी ताली बजाएं, अपने लिए ताली बजा लें। सभा में जो भी बैठे उपस्थित भाई सभी ताली बजा लें कि हम सभी का कार्य सफल होगा और हम सभी एक नई दुनिया की तरफ जाएंगे, जो हम सभी का सपना है कि राम राज्य हो, उस दुनिया की तरफ हम सभी जाएंगे। और दूसरी तरफ एक गीत गाते हैं, बहुत अच्छा, मैंने भी ये गीत सुना तो मेरे को ख्याल आया। कहते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया, कितना बदल गया इंसान। तो आज सबसे पहले सुधरने की जरूरत किसको है? किसको सुधरने की जरूरत है? हम सभी को। पहले हम बदलेंगे, हम अपने आप को सुधारेंगे, अपने ऊपर अटेंशन देंगे, सो परिवर्तन करेंगे तो विश्व परिवर्तन हो जाएगा और बहुत जल्दी अच्छे दिन आ जाएंगे। दूसरी चीज़, मैं आपको एक प्रतिज्ञा आप लोग यहाँ करके जाएंगे तो और सफल होंगे। अपने मन में ले सकते हैं, थोड़ा सा परहेज कर सकते हैं। जब भी आप भोजन करें तो आप टीवी नहीं देखें और मोबाइल भी यूज नहीं करें। आप लोग कर सकते हैं, ये भाई हमारे हाथ उठाएंगे, कर सकते हैं। आप करके देखिएगा कि जब आप भोजन, तो हम 5 मिनट, किसी को 6 मिनट, 7 मिनट, 3 मिनट लगता है, उतनी देर में अगर हम भोजन करते समय मोबाइल यूज करते हैं तो कितना भी शुद्ध भोजन बना होगा, लेकिन जो वाइब्रेशन होते हैं, क्योंकि अभी परमात्मा ने बहुत अच्छी एक बात बताई कि जैसा सोचेंगे हम वैसे बन जाएंगे। तो जैसा चित्र होगा वैसा चरित्र बनेगा। तो भोजन के टाइम हम सभी को मोबाइल यूज नहीं करना है। 5 मिनट 3 मिनट के लिए डिटेच हो जाना है, उससे टीवी नहीं देखना है। बहुत भाई बहन हमारे भोजन करते हैं तो वो टीवी देखते हो और भोजन करते हैं, मोबाइल यूज़ करते भोजन करते हैं। तो जो भोजन में बल मिलना चाहिए मुझे, भोजन करके जो मुझे शक्ति मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो ये भी परमात्मा ने बहुत अच्छी बात बताई। और हमारे वहाँ जो भी संस्था से जुड़े हुए भाई बहन हैं और हम सभी गांव में भी जाते हैं सेवा के लिए, तो हमारे किसान भाई लोग होते हैं और हम सभी आत्मा अपने पिता से मंगल मिलन मना रहे हैं। पिता शांति का सागर है, मैं शांत स्वरूप आत्मा। पिता आनंद का सागर है और मैं आनंद स्वरूप आत्मा। मैं अपने पिता से अपने को भरपूर कर रही हूँ, अपने को चार्ज कर रही हूँ और अपने को संपन्न कर रही हूँ। अब मैं आत्मा अपने पिता से विदा लेकर इस नाटकशाला की ओर धीरे धीरे सब शक्तियों से संपन्न सूर्य चांद
को क्रॉस कर मैं इस नाटकशाला पे भक्ति के बीच में विराजमान होती हूँ और फिर से एक नई ऊर्जा का संचार लेकर मैं इस नाटकशाला पे पाठ बजाने के लिए उपस्थित हो गई हूँ और सभी भाइयों को इस ऊर्जा का अनुभव कराने के लिए सेवा के निमित्त मैं आत्मा जरूर कार्य करूंगी। ओम शांति 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 शांति। धन्यवाद। ओम शांति। से गुजरात के द्वारा आप लखनऊ आए और यहाँ आए, आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स को कैंसिल कर दिए इस प्रोग्राम के लिए, तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और सर आभार। आदरणीय दिलीप कुमार जी प्रिंसिपल साइंटिस्ट IISR, डॉक्टर VK सिंह जी प्रिंसिपल साइंटिस्ट IISR, श्री राजेश यू मोदी जी साइंटिस्ट IISR, नीलम दीदी जी ब्रह्म कुमारी से, संजय पांडे जी साइंटिस्ट कृषि विकास केंद्र, श्री दीपक कुमार जी CBBO, श्री अमित परमार जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, श्री CDO सर, ADM सर, आपने अपना बहुमूल्य समय इस सहकारिता के लिए जो आज इवेंट हुआ उसके लिए दिया है सर, तहे दिल से और बहुत बहुत सर आभार उसके लिए। हमारे सारे यहाँ पे अतिथिगण जो आए हैं, सोसाइटी के सचिव, अध्यक्षगण और हमारे अधिकारीगण, आप लोगों का इस तरह से सक्सेसफुल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत आभार। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेजिटेबल प्रोडक्ट्स भी रखे हैं, इफ्को प्रोडक्ट्स रखे हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग करके एग्रो प्रोडक्ट्स रखा गया है, साथ में टेक्नोलॉजी के लिए आपने ड्रोन रखा है, एरो मॉडल रखा गया है। तो इसके द्वारा किसान, विज्ञान, जवान और अनुसंधान एक ही प्लेटफॉर्म पे चारों को जोड़ा गया है, जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल को अचीव कर सके। आपने प्रोडक्ट बना लिया, उसकी प्रोसेसिंग कर ली, अब आती है मार्केटिंग। मार्केटिंग में फिजिकल आप कितनी जगह जा सकते हैं, लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, IT का प्रयोग करते हैं, तो आपका बिजनेस का सक्सेसफुल होने का चांस बढ़ जाता है। अब कंपनियां तो कर रही हैं, बहुत सारी हैं IT कंपनी, लेकिन उसके बीच में कोऑपरेटिव आए जो कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे रहा है, ट्रेनिंग की सर्विसेज दे रही है, आपके प्रॉब्लम्स को समझ रही है, आप जो टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर सकते हैं, जिस रेट पे अफोर्ड कर सके उस पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा जाए, तो डिजिटल इंडिया के जो विजन है उसको हम अचीव कर सकते हैं। इसी एम एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई, जो कि यूपी में पहली है और इंडिया में भी कुछ मायनों में पहली है, जिसके सदस्य IIT, NIT, इंपीरियल कॉलेज लंदन, IIM से हैं। आगे आकर तहसील पे, ब्लॉक पे और हमारे इस जिला पे बहुत सारे अन्य प्रोग्राम होंगे, और हम ये सिर्फ ज्ञानवर्धन ही नहीं करेंगे, उस ज्ञानवर्धन के साथ जो निष्कर्ष मिले, जो सुझाए गए पहलू हैं, उनको भी इम्प्लीमेंट करके सर लखीमपुर सहकारिता अग्रणी प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहेगा सर। तो ज़्यादा समय न करते हुए आज के लिए आप सबका बहुत आभार एंड थैंक्स। अभी एरो मॉडलिंग एंड ड्रोन डिमॉन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम शुरू होगा, तो पहले इफ्को के द्वारा एरो मॉडलिंग ड्रोन डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ड्रोन होगा, ड्रोन डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एरो मॉडलिंग का प्रोग्राम शुरू होगा। संपादित करने के लिए AR कोऑपरेटिव और उनकी पूरी इंटायर टीम, देखिए पूरी टीम काम करती है। मैं श्री आनंद साहब का बहुत हृदय से आभारी हूँ, यहाँ के सभी जो हमारे साइंटिस्ट आए हुए हैं। मैं आपको दो चीज़ें बता दूँ, एक तो आपने वेयर हाउस की बात कही, और सहकारिता क्षेत्र में एक नए नए जो नवोन्मेष हैं,
जिनका हम आगे अभिनव प्रयोग करेंगे, जिससे कि इसमें और गति मिले। इसमें अपार संभावनाएं हमको दिख रही हैं। मैं पूरी टीम जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में, श्री महेंद्र बहादुर सिंह जी, वो खुद ही बेसिकली, मैं इस मंच से बताऊं, मुझे बड़ा गर्व होता है कि वो एक किसान परिवार से हैं और न केवल उन्होंने, मैं बताऊं आपसे, नियरली 50 FPOs, अभी FPO के बारे में अमित जी कह रहे थे, लगभग 50 FPO हमारे ऑलरेडी गठित हैं। इस बार सहकारिता अभियान में माननीय सहकारिता मंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनके नेतृत्व में एक पूरे प्रदेश में अभियान चला, जिसमें जनपद में रिकॉर्ड स्तर पे हमारी पूरी पोजीशन थी कि जिसमें हमने सबको मेंबर बनाया है। अब जो पैक्स के गठन की बात है, आपने जो कहा है, मेरा भी कमिटमेंट है, पूरी टीम का कमिटमेंट है जिलाधिकारी महोदय की ओर से कि आप युवा सहकारिता महोत्सव का आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लखीमपुर में हो। और जो पैक्स के गठन की बात है, हमारे जो नवागत AR कोऑपरेटिव हैं और उनकी पूरी टीम, रजनीश, इसको जो है पर्सनली देखो, जैसे आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम इस उत्तर प्रदेश दिवस पे कराया है, इसको उसी ऊर्जा, उसी उत्साह और उसी सकारात्मक सोच के साथ आप युवा सहकारिता महोत्सव कराइए, सर के मार्गदर्शन लीजिए, ताकि कुछ लाभ मिले, कुछ कॉन्क्रीट हो जनपद में, ठीक है। और इसमें पैक्स के गठन में हम लोग हमेशा साथ खड़े रहेंगे। अपर जिलाधिकारी महोदय भी हैं, पूरी टीम, पूरे जिले की इंटायर टीम साथ रहेगी। और आप इसमें जहां भी हम लोगों का सहयोग चाहिए करिए, हम लोगों की मीटिंग कराइए, जहां भी सहयोग हो। एग्रीकल्चर की हमारी पूरी टीम है, ये लोग भी आपको पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। अगला कार्यक्रम आप शुरू करें। अभी इफ्को के यहाँ के हेड श्री SC मिश्र जी से मेरी बातचीत हुई। श्रीमान, आपके संज्ञान में मैं बात डालना चाहूँगा कि विकसित भारत योजना के अंतर्गत इफ्को ने, जो संसार की सबसे बड़ी खाद्य उत्पादक सहकारी संस्था है, उसने 1100 गांव में ड्रोन के द्वारा कीटनाशक औषधियों का और रसायनों का छिड़काव किया है। अभी माननीय मिश्र जी ने हमें अवगत कराया कि एक परियोजना चलाकर इफ्को ड्रोन के माध्यम से रसायन के छिड़काव की प्रक्रिया दिखाई जा रही है। यह एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ता हुआ ये ड्रोन खेत के हर कोने में व्यापक रूप से बहुत किफ़ायती तरीके से आवश्यक कीटनाशक औषधियों को हार्मलेस तरीके से, बिना उस श्रमिक को कोई नुकसान पहुंचाए, पौधों तक, उनके तनों तक और जड़ों तक पहुंचा रहा है। हम जानते हैं कि फसलों की रक्षा में कीटनाशक का प्रयोग जहां ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही हार्मफुल है, किसान के लिए उतना ही वो कॉस्टली और डेंजरस भी होता जाता है। इस तकनीक द्वारा हम थोड़े ही रसायनों से ज़्यादा परिणाम पा सकते हैं। बहुत ही अच्छा। अब इसको बाहर कर
और बहुत ही वर्टिकल लैंडिंग करता हुआ ये ड्रोन, बहुत ही शानदार प्रदर्शन इफ्को की तरफ से। अब अगला